ओके, तो आप केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट है 1 atm इज इक्वल टू डैश पास्कल। ओके, दिस इज 101,325 पास्कल। अच्छा, 760 टोर के बराबर होता है, 760 पास्कल के बराबर नहीं होता। और ये अच्छा, जब हम पास्कल में लिखते हैं तो उसका मतलब कि हमने एसआई सिस्टम में इसको लिखा है, एसआई में या एमकेएस के अंदर। अच्छा, 760 टोर भी कह सकते हैं और 760 mm ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं। 14.7 किसके बराबर होता है? PSI के बराबर होता है। ये हमारे पास कौन सी यूनिट है? FPS, फुट पाउंड सेकंड के अंदर। 14.7 PSI भी कहते हैं, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच PSI। अच्छा, 1.01325 का मतलब क्या होता है? ये हमने इसको किलो पास्कल में लिख दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ इन किलो पास्कल, KPa। तो अलग अलग यूनिट्स में है, तो पास्कल में हमारे पास सिर्फ ये है 101,325। वैसे हमारे सिन बोर्ड में 101,300 लिखा होता है, तो एक ही बात है 101,300 हो कि 101,325। यस यस, पास्कल में कैलकुलेट कैसे करेंगे? मीन्स ATM को पास्कल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट ATM इनटू पास्कल? ATM देखो, यूनिट कौन सी बड़ी यूनिट है? पास्कल। एक 101,325 पास्कल के बराबर है 1 ATM। ATM इज़ द बिग यूनिट एंड पास्कल इज़ द स्मॉल यूनिट। 2 ATM में कितने पास्कल होंगे? हम इसको क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें ATM को पास्कल में कन्वर्ट करना है तो जितना भी ATM दिया है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जस्ट दिस इज फिक्स वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू। STP पर है ना ये सारी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, STP। नेक्स्ट है, इफ़ V1 इज इक्वल टू 5 लीटर, P1 इज इक्वल टू 2 ATM, T1 इज इक्वल टू 273, T2 इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड V2 इज इक्वल टू वॉट व्हेन P2 इज इक्वल टू 1 ATM। तो ये कंबाइंड गैस इक्वेशन लगेगी, और वो क्या होती है? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये बॉल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिलाकर बनती है इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर हमें V2 बताना है, तो V2 इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन T1 P2, वैल्यूज पुट कर दी जाए। P1 यहाँ पर 2 है, V1 हमारे पास दैट इज़ 5 लीटर, टेम्परेचर 2 यहाँ पर, T2 हमारे पास 0 है, T1 हमारे पास क्या है? T1 273 है और P2 हमारे पास 1 है, तो दैट इज़ 5 to the 10 अपॉन 273, ठीक है। तो दिस विल 5 to the 10 अपॉन 273। वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर। यस, ऊपर तो 0 आ जाएगा, सो इट शुड बी 0 नो। तो यहाँ पर एक सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। वी हैव टू डू दिस। तो यहाँ मैंने वो किया नहीं ना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हमारे पास 273 केल्विन, और यहाँ पर भी हमें फिर करना पड़ेगा। T1 जहाँ पर आया, T1 यहाँ पर 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 273 इंटू 273 मतलब 273 प्लस 273 कितने हो जाएंगे? तो वाइस कितना हो जाएगा? 546, ठीक है। तो नाउ हेयर 273, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, दिस इज़ 5 लीटर। तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता दाऊद के अंदर, दाऊद यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता ना। अच्छा, KU में अलाउ नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं है, दाऊद में अलाउ है, तो फिर तो कुछ नहीं। नेगेटिव मार्किंग है ना भी दाऊद के अंदर है, पहले भी होती थी हमेशा से। 0.25 इस बार 0.1 है, कम है, मतलब पहले 0.25 होती थी। कैलकुलेटर लेट से हो सकता है, चूँकि केमिस्ट्री के अंदर तो न्यूमेरिकल वैसे पूछते ही नहीं है, देखा जाए तो एक आंख पूछेंगे या शायद वो भी नहीं पूछेंगे। तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आस्क ही नहीं करते, तो वहाँ पर कैलकुलेटर की इतनी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। केमिस्ट्री में NED के भी आप उठा लें, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, न राउंड 1 में न राउंड 2 में। अगर आपने जितने भी पास पेपर सॉल्व किए होंगे ना, एक भी नहीं आया होगा, ठीक है। तो ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेटर की, वो यूज़ करने दे भी रहे तो नीड नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ही आस्क किए जाते हैं एप्टीट्यूड लेवल में। यस, हाँ, मैथ्स में ज़रूरत है, वो तो मैथ्स के टीचर बताएंगे आपको, मेरे पास वो नीड है नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, डैश लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन।
लायमन सीरीज लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है तो उसके हमारे पास जो सीरीज़ निकलती है उसको इस तरह याद रखते हैं ना, लो बेटा पहले बोतल पी लो, है ना, इस तरह से याद रखो, लो बेटा पहले बोतल पी लो। तो लो बेटा पहले बोतल पी लो। L4 हमारे पास हो गया लायमन, B4 हमारे पास हो गया दिस इज बामर, P4 हमारे पास हो गया पास्चन, B4 हो गया, उसके बाद ब्रैकेट, नहीं ब्रैकेट बामर तो चला गया ऊपर, ब्रैकेट, और P4 हमारे पास हो गया फंड। एक और सीरीज़ होती है आगे जो फेडरल वगैरह के बुक्स में होती है, दैट इज़ हम्फ्रे सीरीज। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये कुछ सीरीज़ हैं। अब इनमें से बस ये याद रखना है कि जो लायमन सीरीज़ है ना, ये हमारे पास यूवी रीजन में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर सीरीज़ जो हमारे पास है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। पास्चन सीरीज़ जो है हमारे पास वो इंफ्रा रेड रीजन में लाई करती है। बाकी आखिरी के तीनों कहाँ लाई करती हैं? फार इंफ्रारेड रीजन में। यस, फार इंफ्रारेड। तो यहाँ चूँकि हमसे पूछा गया कि अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन से स्पेक्ट्रल लाइन्स लाई करेंगी, इट विल बी लाइन। ठीक है, सो लायमन सीरीज विल लाई इन यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन मेन एनर्जी लेवल। 2n² के लिहाज से बता सकते हैं कि एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n में नंबर ऑफ शेल डाल देंगे। ठीक है, अच्छा अगर हमें बताना हो कि किसी एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या फॉर्मूला है? अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है n²। n² से ऑर्बिटल पता लग सकता है। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल बता रहा है, ये शेल में अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है, और अगर सब शेल में बताना है कितने ऑर्बिटल्स हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका फॉर्मूला है? 2l+1। l यहाँ पर है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो l की वैल्यू है वो हमारे पास है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसमें s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। ठीक है, अच्छा इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये बताना है, तो उसके लिए 2 × 2l+1 दिस इज अ फार्मूला। ठीक है, 2 × 2l+1 दिस इज अ फार्मूला फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल या सब एनर्जी लेवल। और अगर बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑर्बिटल में पॉली के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो ये अलग अलग याद रखें कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है शेल में तो 2n², एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो n², एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो 2l+1, एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 2l+1, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कुछ भी बच्चों का घूम के आ जाता है ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिर क्या कहाँ लगाएं उनको समझ में नहीं आ रहा था। ये बल्कि सबसे फेमस तो MCQ ये लिखा हुआ है जो दाऊद वालों ने पूछा है, बट ये सब भी थोड़े मुश्किल MCQ हो सकते हैं। 2n² तो सबको याद होता है, इसको हम बोहर्स फार्मूला कहते हैं, बहुत इजी है। तो दिस इज कॉल्ड बोहर्स फार्मूला, उसी ने बताया था ये। समझ गया? नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल शुड हैव डैश। एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे तो उनमें क्या होगा? उनकी सिमिलर स्पिन होगी, अपोजिट स्पिन होगी, पैरेलल स्पिन होगी कि परपेंडिकुलर स्पिन होगी? सिमिलर स्पिन नहीं होगी, अपोजिट स्पिन होगी। एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे ही होता है ना भाई, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ही ऑर्बिटल में अगर px पर अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे तो एक क्लॉकवाइज लगाते हो एक एंटी क्लॉकवाइज लगाते हो ना, तो दोनों की स्पिन अपोजिट होंगी ना, अलग अलग होंगी, सिमिलर कहाँ से हो जाएंगे? यही तो ये हमारे पास ये कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 से है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी। एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक की स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगी, दूसरे की -1/2 होगी, +½ और -½ 2 स्पिन क्वांटम नंबर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी इजी MCQs इज हियर।
इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है भाई? 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन का मास पूछा जाए, प्रोटॉन का मास कितना लिखेंगे? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। न्यूट्रॉन के मास के लिए 67 को उल्टा कर दो, 1.76 इंटू 10 की पावर -27 kg। दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। दिस इज न्यूट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फोटोन का मास पूछे तो फोटोन मासलेस है, तो फोटोन का मास पूछे तो फोटोन 0। गैमा रेस का मास पूछे तो 0 आएगा। चलिए, गैमा रेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उनका कोई मास नहीं है, 0। बीटा रेस का मास पूछे तो यही हो जाएगा, क्योंकि बीटा रेस आर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वही बीटा रेस का मास है। अल्फा रेस का मास पूछे तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि अल्फा रेस जो होते हैं वो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन को ऐड कर देंगे इनके मासेस को, और साथ में 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स के मासेस को ऐड करके जो आंसर आएगा वो अल्फा रेस का मास हो जाएगा। मतलब मुश्किल अगर आपसे पूछो तो अल्फा बीटा गैमा का मास पूछ लेंगे, आसान पूछा तो ये सब पूछ लेंगे। यस, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का मास मिला देंगे सबको तो आ जाएगा अल्फा रेस का मास। अब मिला के खुद देख लेना क्या आ रहा है आंसर, दैट डिपेंड्स। मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय 2, दिस मल्टीप्लाई बाय 2, देन ऐड 2 टुगेदर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें। सिंपल ना, क्योंकि आपको अल्फा रेस क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। सिंपल। यस, नहीं सॉरी मैंने गलत कह दिया, सॉरी फॉर दैट। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई करें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड टुगेदर। इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है ना, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम नहीं है। ओके, आई वॉज रॉन्ग इन दैट। पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो जाता है भाई, आसान चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। चेंज इन एंथैल्पी कैन बी डिनोटेड बाय डैश, डेल्टा एच से शो करते हैं। और सिर्फ एच से क्या शो करते हैं? सिर्फ एच क्या है? सिर्फ एच एंथैल्पी है। इसका फॉर्मूला होता है E प्लस पी वी, दिस इज एंथैल्पी। और डेल्टा, अच्छा E क्या है सिर्फ हमारे पास? E क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसकी चीज़ें थी, चैप्टर 5। तो डेल्टा एच की वैल्यू, एंथैल्पी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है डेल्टा एच की, और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव वैल्यू होती है डेल्टा एच की। सिंपल ये बातें याद रखें। चेंज इन डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस, नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन कैन बी रिटन एज डैश। यस, गैसियस रिएक्शन के लिए केपी हम लिखते हैं, पी फॉर प्रेशर, वहाँ हम प्रेशर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन परऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1, और -2 किस में होती है? कौन से ऑक्साइड्स में? नॉर्मल ऑक्साइड्स में। और सुपर ऑक्साइड में कितनी होती है? यह सुपर ऑक्साइड में -1/2। नॉर्मल, सुपर ऑक्साइड में -1, नॉर्मल ऑक्साइड में -2, सुपर ऑक्साइड में -1/2। ठीक है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑक्साइड्स के अंदर। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा आसान है, इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एट द रिएक्शन प्रोसीड, रिमेन सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है रिएक्शन की स्पीड डाउन होती रहती है, स्लो होती रहती है। तो डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। फोटोकेमिकल रिएक्शन यूजुअली हैव द ऑर्डर डैश। फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है? 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जो सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं, उनका 0 ऑर्डर होता है। फर्स्ट ईयर चैप्टर 8। दिस इज बायो कैटलिस्ट। इनमें से कौन से बायो कैटलिस्ट हैं? एंजाइम्स को कहा जाता है बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज बायो कैटलिस्ट। ठीक है जी। मेटलॉइड्स गिव डैश ऑक्साइड्स। मेटलॉइड्स कौन से ऑक्साइड्स देंगे? मेटल, एम्फोटेरिक, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। मेटल जो हमें ऑक्साइड्स देते हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स किससे कहते हैं बच्चों? मेटलॉइड्स कहते हैं सेमी मेटल्स को।
सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स कौन होते हैं भाई? सेमी मेटल्स जो जिनमें 50% मेटल और 50% नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना भाई? तो उन्हीं को हम कहते हैं मेटलॉइड्स। जैसे आपके पास सिलिकॉन है या जर्मेनियम है या बोरॉन है, ये आपके पास मेटलॉइड्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 8 मेटलॉइड्स मौजूद हैं, जो सारे के सारे पी ब्लॉक के अंदर है। जितने भी मेटलॉइड्स हैं सारे पी ब्लॉक में हैं। बोरॉन से जो डायगोनल ड्रॉ होता है उसमें सारे मिल जाते हैं आपको। तो अब मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं हमारे पास, वो कौन से ऑक्साइड्स होते हैं? मेटल बनाता है बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल कैसे बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। अब मेटलॉइड्स क्या बनाएंगे? जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखेंगे, और जो दोनों नेचर रखे उनको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों हो। एम्फोटेरिक का मतलब होता है द थिंग विच इज़ एसिडिक एज वेल एज इट इज़ बेसिक, so that type of substance is amphoteric. एम्फ का मतलब ही, एम्फ जो वर्ड है ना, तो एम्फ का मतलब ही यहाँ पर होता है डुअल नेचर। किसी चीज़ के अगर डुअल नेचर है तो जैसे एम्फीबियन आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन जैसा फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। वाई इट इज एन एम्फीबियन? बिकॉज इट हैज़ डुअल नेचर, इट कैन लिव इनसाइड वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड। तो एम्फ का मतलब होता है डुअल नेचर। तो एम्फोटेरिक जिसमें एसिडिक बेसिक दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। मेटलॉइड्स हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर हमारे पास मौजूद होते हैं। यस, सी और डी नहीं, होमोजेनस हेटेरोजेनस कोई ऑक्साइड नहीं होते हैं, गलत ऑप्शन सही। यस, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल एम्फोटेरिक, ये 4 ऑक्साइड्स होते हैं। बट वो ऑक्साइड्स नहीं होते हैं, वो तो होमोजेनस वर्ड के मतलब आप बता रहे हैं, बट होमोजेनस ऑक्साइड्स नहीं होते हैं कोई भी। होमोजेनस सॉल्यूशन होता है हमारे पास, होमोजेनस मिक्सचर होता है जो सॉल्यूशन कहलाता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है जो सस्पेंशन कहलाता है। बट ऑक्साइड्स हमारे पास 4 ही हैं, या तो एसिडिक है या बेसिक है, न्यूट्रल है या फिर एम्फोटेरिक है। ये क्लास 9 की बुक में लिखा हुआ है, क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर 13, वहाँ आपको मिलेगा डिटेल टॉपिक ऑक्साइड्स का, स्कूल में पढ़ा होगा आपने कभी, ठीक है। इंटर में इसका डिस्कशन नहीं है, सिन बोर्ड के अंदर नहीं। 5th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स डैश एलिमेंट्स। 5th पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर? देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली 2। सेकंड में कितने हैं? 8। थर्ड में कितने हैं? 8। फोर्थ में कितने हैं? 18। फिफ्थ में कितने हैं? 18। सिक्स में कितने हैं? 32। तो फिफ्थ में कितने आ गए? 18 आ गए। तो ये सारे आप याद रख लें कि जो पीरियड्स हमारे पास हैं उनमें फर्स्ट में 2 8 8 18 18 32। 7th हमारा जो पीरियड है उसको अगर आ जाए पेपर में तो उसको हम कहते हैं इट इज़ इनकम्प्लीट पीरियड। और पीरियड्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो पीरियड्स किसे कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉज होते हैं ना, तो 7 होते हैं टोटल, वो इस तरह से चल रहे होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो हर कोई एक एक पीरियड के अंदर ही मौजूद होता है। तो 5वें पीरियड में टोटल एलिमेंट्स 18 है, 18 है, लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब किसी का ही पूछ सकते हो, नहीं कि 5th पीरियड पूछा आपसे, 4th पूछ लें, 3rd पूछ लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फॉर आयनिक बॉन्ड मस्ट बी ग्रेटर देन डैश। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशंस होते हैं, उनमें से एक कंडीशन ये होती है कि जो 2 एलिमेंट्स मिल जाएं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किससे ज़्यादा होने चाहिए? किस नंबर से ज़्यादा? 1.7 से ज़्यादा होने चाहिए। 1 पॉइंट से ज़्यादा अगर होगा तो आयनिक बॉन्ड पॉसिबल होगा, वरना नहीं। मिसाल के तौर पर NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम इज़ 0.9, chlorine is 3.0, and if we are taking the difference of electronegativity then it will be 3 minus 0.5, the final answer will be 2.1. Since the difference of electronegativity between sodium and chlorine is 2.1 and it is more than 1.7, that's why this bond is ionic, NaCl. And if you can see another bond like HCl, hydrochloric acid, this is covalent. Why it is covalent? Because the difference of electronegativity must be greater than, less than 1.7. जैसे हाइड्रोजन होता है 2.1 और क्लोरीन होता है 3.0। जब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 में से 2.1 निकाल दें आप, क्या 0.9 आ जाएगा?
0.9 is less than 1.7, that's why the bond between HCl is covalent. तो 1.7 से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो कोवेलेंट, 1.7 से ज़्यादा है तो आयोनिक। और अगर 0 आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ जाए तो कौन सा बॉन्ड है? दैट विल बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फिर वो कोवेलेंट होगा बट वो नॉन पोलर होगा। जैसे Cl वेरी सिंपल, सिंपल कॉमन सेंस, Cl 3.0 3.0 जब सेम एटम से मिलकर बनता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना सेम एटम से, तब उनको माइनस करेंगे जब दोनों को तो 0 ही आएगा, क्योंकि सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम वैल्यूज जब माइनस होंगी आपस में तो 0 आंसर आ जाएगा। तो अगर 0 आ रहा है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन इट विल बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पूछते, बट मैं कहता हूँ कि आपको कुछ के पता होने चाहिए। फ्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू हैव टू रिमेंबर, कुछ के पता होने चाहिए। जैसे आपको सबसे कम सीजियम का पता होना चाहिए 0.7, सोडियम का पता होना चाहिए 0.9, कार्बन का कितना होता है, हाइड्रोजन का पता होना चाहिए 2.1, कार्बन का पता होना चाहिए 2.4, क्लोरीन का पता होना चाहिए 3.0 और फ्लोरीन का पता होना चाहिए 4.0। ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं जो आपको पता नहीं चाहिए, बाकी सारी ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये काम आते हैं। सीजियम का, सोडियम का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का। सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की होती है, हाईएस्ट फ्लोरीन की होती है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बाकी है तो 118 एलिमेंट है, सबके अलग अलग होते हैं बट सबके याद नहीं रखते। और आराम से आराम से कर लेगा, देगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी नहीं रखते। अब सीजियम बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, लेगा नहीं कभी। सो आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, यस, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यस, बिल्कुल। अगर कोई एलिमेंट ऑफ सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अगर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट विल बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अपोजिट्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को ही हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर भी कहते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मतलब उस एलिमेंट का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और नॉन मेटल से मतलब इलेक्ट्रॉन लूज गेनिंग टेंडेंसी। और अगर किसी की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है तो उसका मतलब उसके मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मेटेलिक कैरेक्टर से मुराद क्या, वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। मेटल्स मशहूर हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में और नॉन मेटल्स मशहूर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। ये सिंपल फंडा सबको पता है केमिस्ट्री का। रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करती है, उसके लिए हमारे पास होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। चैप्टर 7 में आप पढ़ते हैं उसको, जिसको ऐसे याद रखते हैं, है ना, वो अलग से लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, छापा। दिस इज लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, छापा। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको ECS कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 पूरी सीरीज बनी हुई है। लिथियम मोस्ट रिएक्टिव, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव, और ये सब रिएक्टिविटी सीरीज चल रही है। लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी, छापा। रिकॉर्ड हो गया, देख लेना कि क्या बोला है मैंने अभी, ठीक है, वहाँ से जाकर लिख भी दिया। हाँ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लिथियम, सबसे लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड। लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सॉरी लिथियम से कम पोटेशियम, पोटेशियम से तो कैल्शियम, कैल्शियम से कम सोडियम, सोडियम से कम मैग्नीशियम। ये सीरीज़ किसी भी तरह से आप पीरियोडिक टेबल की कोई और सीरीज़ नहीं है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस किसी लिहाज से अरेंज नहीं हुई है। ये अलग तरह से अरेंज हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ के लिहाज से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती है ना, ये उसके लिहाज से अरेंज हुई है ये। तो इन सब के ऊपर वाले की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हाई है, नीचे वाले की लो है। तो ये तो अलग टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये पूरा फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 के अंदर। तो रिएक्टिविटी का ताल्लुक इससे नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ये इसका ताल्लुक रिएक्टिविटी सीरीज से होता है, ठीक है। तो अगर कोई सवाल आया है तो मैं इसको और डिटेल में बता दूँगा। फिलहाल अभी काफ़ी डिटेल बता दूँ इसके बाद।
ठीक है, निमोनिक मैंने बता दिया, उसको देख लेना, ठीक है, लेक्चर में मिल जाएगा आपको। आगे बढ़े। नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड डैश। बड़ा सिंपल है भाई, फिजिक्स में भी आ सकता है। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर किसे कहते हैं? डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, यस, एंट्रोपी कहा जाता है उसको। एंट्रोपी को फिजिक्स में किस सिंबल से शो करते हैं? किस सिंबल से शो करते हैं? डेल्टा एस से शो करते हैं ना, चेंज इन एंट्रोपी और इक्वल टू 0 होती है। कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। फिजिक्स के अंदर कौन सा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ तो नहीं है, चलो सेकंड लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं उसको। केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो भी फर्स्ट है चैप्टर 5 में। फिजिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ भी है, सेकंड लॉ भी है, सेकंड है चैप्टर 11 में फिजिक्स में। तो एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। और एंट्रोपी की वैल्यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती, एक्सटेंसिव होती है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड अपॉन अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो ये भी फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 के अंदर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का भी सवाल आता है। तो जो अमाउंट पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो एमसीक्यूज निकालने में तो बहुत निकल सकते हैं कि एमसीक्यूज के अंदर से। द यूनिट ऑफ केसी फॉर रिएक्शन दिस। इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू कितनी होगी? केसी की यूनिट क्या आएगी? निकालना पड़ेगा इक्वेशन देखकर। आपको पता है केसी बराबर किसके होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इज NO, ये NO का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन N2 और O2। ठीक है जी। यूनिट निकालते हैं। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोलैरिटी या मोल्स पर DM क्यूब। तो हमने यहाँ मोलैरिटी का स्क्वायर डाल दिया ऊपर और नीचे मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी। नीचे ये मोलैरिटी का स्क्वायर है, ऊपर ये मोलैरिटी का स्क्वायर है। ये ऊपर कटा, ये नीचे कटा, तो क्या आया? कुछ नहीं आया, 1 आ गया, नन, कोई यूनिट नहीं है। तो जब भी केसी की यूनिट निकालने कहेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा, देन वी विल राइट द आंसर। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है कोई यूनिट नहीं निकलेगी, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कभी कभार निकल भी जाती है इस इक्वेशन के लिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन की यूनिट हमारे पास मोलैरिटी है, उसके लिहाज से निकल सकते हैं। अगर सिर्फ 1 m बच जाता है मिसाल के तौर पर तो मोल पर DM क्यूब हो जाता, सही। अगर m स्क्वायर बच जाता तो मोल स्क्वायर पर DM 6 हो जाता, पावर 6। बट ज़्यादातर हमें क्या देते हैं वो कि सेम, जिसमें 0 आ रही होती है वही दे रहे होते हैं। इफ 2 लोन पेयर आर प्रेजेंट देन बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल कंपाउंड रिड्यूसेस टू डैश। ये हमारे पास थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं वेस्पर। फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। याद है इसे? इस थ्योरी से हम क्या बताते हैं? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बताते हैं। ठीक है, चारों बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर मैं देखा तो बॉन्ड पेयर, यहाँ पर लिखा है तो लोन पेयर, यहाँ पर लिख देता हूँ शेप और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल, है ना। 1 घंटे के टॉपिक में 2 मिनट में समझाता हूँ। बॉन्ड पेयर 4 हो सकता है, लोन पेयर 0 हो सकता है। बॉन्ड पेयर 3 हो सकता है, लोन पेयर 1 हो सकता है। बॉन्ड पेयर 2 हो सकता है, लोन पेयर 2 हो सकता है। बॉन्ड पेयर 3 हो सकता है, लोन पेयर 0 हो सकता है। बॉन्ड पेयर 2 हो सकता है, लोन पेयर 0 हो सकता है। ये कंडीशन। अगर चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 1 भी नहीं है, तो ये शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाती है? 109.5 डिग्री। अगर टोटल 4 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और टोटल 4 पेयर है, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास कैसा? पिरामिडल शेप हो जाएगा। पिरामिडल शेप हो जाएगा और बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि एक लोन पेयर जब आता है ना तो बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री कम कर देता है, 2.5 डिग्री। तो इसे 2.5 डिग्री कम कर दोगे तो ये हो जाएगा 107 डिग्री। 2.5 डिग्री लेस कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब एक और लोन पेयर आ जाए, टोटल पेयर मतलब 4 हो, 2 बॉन्ड और 2 लोन हो जाए, तो ये शेप हमारे पास एंगुलर होगा ना या बेंट होगा। 2.5 डिग्री और कम हो जाएगा, 104.5 डिग्री। अगर टोटल पेयर 3 हो और एक भी बॉन्ड पेयर ना हो तो ये हमारे पास कौन सा शेप होगा? ट्राइगोनल और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अगर टोटल हमारे पास 2 पेयर और लोन पेयर 1 भी नहीं है तो सूरत में ये हमारे पास शेप कैसा होगा? लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ये वेस्पर कहता है, सिंपल सी बात है। तो कह रहे हैं अगर 2 लोन पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर आ जाए तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? एक लोन पेयर के आने पे 2.5 डिग्री कम और 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो टोटल 5 डिग्री कम हो जाएंगे। तो 109.5 से कितना हो जाएगा?
104.5 हो जाएगा। इसी को एंगुलर या बेंट या वी शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। ये वेस्पर का चार्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। किसी भी तरह का अगर एमसीक्यूज आ जाए कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर पूछ लें तो उसके लिहाज से आंसर आ सकता है। ठीक है जी। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब दो लोन पेयर आएंगे तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड का शेप कैसा बन जाएगा। देखो जैसे कि मीथेन की जब बात करते हैं ना CH4, तो उसका शेप हमारे पास होता है टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, ऐसा होता है ना शेप मीथेन का, दैट इज 109.5 डिग्रीज बॉन्ड एंगल। अब अगर हम अमोनिया का बना लेंगे स्ट्रक्चर बच्चों, तो अमोनिया का कैसा बनता है, अमोनिया कैसे बनता है। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर एक लोन पेयर भी होता है अमोनिया के अंदर, तो वो लोन पेयर भी उसके साथ एक बॉन्ड बना ही रहा होता है, एक शेप, तो हम इसको भी टेट्राहेड्रल कह सकते हैं, और इसी को हम लोग पिरामिडल भी बोलते हैं। लेकिन लोन पेयर कहने की वजह से होता क्या है कि बॉन्ड एंगल में फ़र्क आ जाता है, अब वो 107 डिग्री का हो जाता है, तो टेट्राहेड्रल ही है लेकिन एक लोन पेयर है, इसी को हम लोग पिरामिडल बोल रहे हैं। अब देखो वाटर, देखो बच्चों वाटर, पानी का देखो मॉलिक्यूल। अब पानी में क्या है कि दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, ये भी टेट्राहेड्रल ही बन रहा है एक तरह से। लेकिन अगर हम लोन पेयर हटा ले तो एंगुलर बेल्ट लग रहा है। ये जो बॉन्ड एंगल हमारे पास है दिस इज 104.5 डिग्री। वही कह रहे हैं कि अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और 2 लोन पेयर आए हैं तो फिर बॉन्ड एंगल कितना है, तो 104.5। वरना हम लोग अपने सिंध बोर्ड में उसको टेट्राहेड्रल बोलते नहीं है, हम इसको क्या बोल रहे होते हैं, डायरेक्ट एंगुलर या बेंट बोल रहे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल को। लेकिन हमारे सिंध बोर्ड में किसी एक जगह पर लिखा हुआ है कि वाटर हैज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो वो भी होता है। अगर लोन पेयर को भी जोड़ लो तो टेट्राहेड्रल है, लोन पेयर हटा दो तो एंगुलर या बेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डैश इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लोस्पार। फ्लोस्पार का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CaF2, दिस इज फ्लोस्पार। ठीक है, फ्लोस्पार होता है CaF2, इसको इस्तेमाल किया जाता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के अंदर। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं जस्ट फॉर फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए अलुमिना की क्रायोलाइट के साथ मिक्स करके डालते हैं। सेकेंडरी चैप्टर 4। HF इज डैश। HF क्या है, HF है हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, जैसे को हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसको एचिंग ऑफ ग्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्लास में डिज़ाइंस बनाने के लिए HF का इस्तेमाल करता है ना, जिसको एचिंग प्रोसेस भी आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, एचिंग कहते हैं। अब HF को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मसला ये है ना यहाँ पर कि ये 2 आंसर्स इसके करेक्ट हैं, ये वीक एसिड भी होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तो 2 आंसर यहाँ पर करेक्ट है। जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं ना, वो चाहे HF हो जाए, HBr हो जाए, HCl हो जाए, HI हो जाए, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये सारे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। जब भी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में रिड्यूसिंग एजेंट है, और प्लस में आ जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है HF, और साथ में एक वीक एसिड भी होता है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। अब उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई होगी दाऊद वालों ने, इस पर मुझे नहीं पता, क्या नंबर दिए होंगे नहीं दिए होंगे, आई डोंट नो। ठीक है, वीक एसिड कैसे हैं, देखो एसिड्स क्या होते हैं जो अपना H+ आराम से लॉस कर दें, जो अपना H+ आराम से लॉस कर दे वो वीक एसिड्स हैं। और जब हम HF की बात करेंगे तो HF का बॉन्ड जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो हाई इसके बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक कैरेक्टर है, तो ये क्या H+ आराम से लॉस कर सकता है, ये जब H+ आराम से निकाल ही नहीं सकता तो एसिडिक कैरेक्टर है ही नहीं इसका, दैट्स वाई ये वीक एसिड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। HI स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि उसका बॉन्ड एनर्जी उसकी एनर्जी सबसे कम है, सबसे आराम से H+ लॉस कर सकता है। HCl नहीं, HCl से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HCl है ना, मतलब इस तरह से कह लें HI इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन HCl, HCl is more stronger, more HBr is more stronger than HCl, and HCl is more stronger than HF। ये है एसिडिटी स्ट्रेंथ। HI मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ है, HF की लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ है। HCl मशहूर ज़्यादा है, बस ये कह सकते हैं, लेकिन HCl इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं जितना HBr और HI है, वो ज़्यादा एसिडिक है। क्योंकि केमिस्ट्री इस चीज़ पर डील नहीं करती कि आपने वो चीज़ देखी है कि नहीं देखी है, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पर डील करती है। कॉन्सेप्ट ये कहता है भले आप HI देखो ज़िंदगी में ना देखो, बट HI स्ट्रॉन्गेस्ट है। डैश इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल, बड़ा आसान है। ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या है भाई, हाँ H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रियोल है।
और अगर ब्लू विट्रियोल का है तो वो क्या होता है? CuSO4, कॉपर सल्फेट इज ब्लू विट्रियोल। और ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल याद है किसी को? FeSO4, फेरस सल्फेट को कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। HNO3 का ओल्ड नेम क्या बताया था, किसी को याद है? एक्वा फोर्टिस, भूल गए? एक्वा फोर्टिस बताया था ना इसका ओल्ड नेम। HCl का ओल्ड नेम क्या बताया था, भूल गए ये भी? म्यूरेटिक एसिड। H3PO4 का एक ही नाम है, फॉस्फोरिक एसिड जस्ट। बाकी ऑयल ऑफ विट्रियोल, एक्वा फोर्टिस, म्यूरेटिक एसिड। ओल्ड नेम से, लैटिन नेम से इनके, ठीक है जी। ऑयल ऑफ विट्रियोल इसलिए कहते हैं कि ऑयली टाइप का होता है, विस्कस होता है। विस्कस होने की वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मौजूद होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सल्फ्यूरिक एसिड है, इनमें से, कंप्लीट एसिड्स में से नहीं है। इस लिस्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट सल्फ्यूरिक एसिड, कंप्लीट में से तो आएगा ही नहीं, पूछेंगे नहीं आप। सुपर एसिड्स होते हैं वो फ्लोरीन के, सुपर एसिड्स होते हैं वो। सुपर एसिड्स के फॉर्मूले बड़े होते हैं। अगर हम दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स, रोजाना कोई नया नया एसिड डिस्कवर हो जाता है जो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, तो वो हम उससे बात नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करें तो वो सुपर एसिड है। सुपर एसिड का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है। वो सल्फ्यूरिक एसिड क्लासिकल एसिड में स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट मॉडर्न एसिड तो बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं। जैसे डायमंड को कहा जाता है हार्डेस्ट सब्सटेंस, बट आज के दौर में डायमंड हार्डेस्ट नहीं है। डायमंड से हार्डेस्ट पॉलीमर और फाइबर्स हमने बना लिए हैं, केवलार वगैरह और बहुत सारी चीज़ें और। तो वो पुराने ज़माने में डायमंड हार्डेस्ट हुआ करता था, अब नहीं है। तो आपकी बात करें तो हार्डेस्ट बहुत सारी और चीज़ हो सकती है। यस, कार्बन फाइबर, केवलार कार्बन फाइबर ही होता है, केवलार, जिससे आप वो बनाते हैं, एरोप्लेन की शीट्स बनाते हैं। ड्यूरालेमिन से अब नहीं बनाते हैं, ड्यूरालेमिन से पहले बनाया करते थे। बोइंग 707 बना करता ड्यूरालेमिन से। हमारी किताब तो 1913 की है ना, बहुत पुरानी है, तो उस किताब के अंदर लिखा हुआ ड्यूरालेमिन से एरोप्लेन को बनाते शीट मेटल से। वो एक ज़माना हुआ। अब बोइंग 777, 797 जो आते हैं ना प्लेन्स, एयरबस, A380, A320, वो सब बनते हैं किससे? वो सब कार्बन फाइबर से बन रहे होते हैं। कोई भी ड्यूरालेमिन इस्तेमाल नहीं होता। वो एल्यूमिनियम का वो अलॉय होता है, अब नहीं इस्तेमाल होता। और बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है भाई, वो सब पुराने ज़माने की बातें थी। थर्मोमीटर अलाउ इसलिए नहीं होता बिकॉज इसके अंदर मर्क्यूरी होता है, प्रेशर की वजह से ना वो फट जाता है। मर्क्यूरी उसके अंदर जो होता है, दैट्स उसको अलाउ नहीं करता। ब्लास्ट प्रेशर रिड्यूस होता है ना वहाँ पर, इसकी वजह से। नोबल मेटल्स आर डिजॉल्व इन डैश। नोबल मेटल किस में डिजॉल्व होते हैं? एक्वा रीजियन में डिजॉल्व हो जाते हैं। यस, वेल डन। नोबल मेटल कौन से हैं? हापा। हापा मतलब HgAgPtAu, दिस इज हापा। तो दैट इज मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। हापा मेटल्स जो होते हैं दे आर नोबल मेटल्स, जो लीस्ट रिएक्टिव है। तो वो एक्वा रीजियन में डिजॉल्व हो जाता है। एक्वा रीजियन को और क्या नाम देते हैं हम? रॉयल वाटर। और एक्वा रीजियन में क्यों डिजॉल्व हो जाते हैं? एक्वा रीजियन दो एसिड्स का मिक्सचर है बच्चों, पता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक, 1:3 के रेशो में मिलते हैं, ठीक है। और लिबरेट क्या करते हैं? ये नेसेंट क्लोरीन। दिस नेसेंट क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल मेटल्स। इस नेसेंट क्लोरीन की वजह से नोबल मेटल डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्वा रीजियन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू ग्रो इन व्हाट? कैटेनेशन का क्या मतलब होता है? कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत कैटेनेशन कहलाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉन्ग चेन। और क्यों कार्बन के अंदर कैटेनेशन आती है? दो वजूहात पर। पहला, कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कार्बन का? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बड़े आराम से बना लेता है। तो स्मॉल साइज और टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी आती है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग चेन और रिंग्स की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। बहुत बेसिक है। देखो केमिस्ट्री, लोग कहते हैं दाऊद का टेस्ट मुश्किल होता है, बट तो मुश्किल तो नहीं है ये बहुत ज़्यादा, तो आप भी बता पा रहे हो इजीली, हो सकता है। हाँ, ये केमिस्ट्री के मुकाबले में मैं कह रहा हूँ, क्या पता बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। विच इज़ द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड? इनमें से सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कंपाउंड कौन सा है भाई, जिसकी सबसे लीस्ट एट्रैक्टिव फोर्स होगी? HF के एट्रैक्टिव फोर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे लीस्ट एट्रैक्टिव फोर्स, सबसे आराम से बॉन्ड किसका टूट सकता है?
HI का तो HI मोस्ट वोलेटाइल है, सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ एवोपरेशन इसकी होगी, सबसे जल्दी ये एवोपरेट होगा। HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये तो एवोपरेट होगा ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई ना इसके अंदर। डाईइथाइल कीटोन, मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन आर एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। डाईइथाइल कीटोन, दिस इज डाईइथाइल कीटोन, और मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन कौन सा आइसोमर्स है? आइसोमेरिज्म में बताया था मैंने, सिर्फ दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटामेरिज्म करते हैं, ईथर्स और कीटोन्स। तो यहाँ पर ये मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो रेडिकल्स अटैच्ड हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज हो जाए तो फिर जो आइसोमेरिज्म आता है वो मेटामेरिज्म है, वो सिर्फ ईथर्स और कीटोन्स के लिए पॉसिबल है। देखो यहाँ पर देखो सेम फार्मूला है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो एक में 2 और 2 लगा हुआ है, एक में 1 और 3 लगा हुआ है, बात तो वही है 4 4 दोनों तरफ। क्लियर? मेटामेरिज्म जो है इसके अंदर मौजूद है, जो ईथर्स और कीटोन्स में बस होता है और किसी कंपाउंड में नहीं होता। ठीक है, सो ये 25 MCQ जिसके हो गए दाऊद के। तो आज मैं आपको दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, इसके पास पेपर्स में केमिस्ट्री और इंग्लिश का एक पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप देख लें किस तरह के क्वेश्चंस दाऊद के अंदर आस्क किए जाते हैं बैचलर्स के लिए। दाऊद के अंदर BE और BS दोनों तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो BE के अंदर इसमें केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, इस तरह से आर्किटेक्चर है और टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम एंड गैस है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है। ये सारे फील्ड BE में है, इंजीनियरिंग में है। और BS के फील्ड के अंदर जो है वो 2-3 का BS कंप्यूटर साइंस और इस तरह की कुछ फील्ड है। तो ये टेस्ट होता है NED का, वो दाऊद का। तो इस बार दाऊद का टेस्ट NED के अंदर ही होने वाला है, कैंपस के अंदर ही। तो उसके पास पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले इंग्लिश के सॉल्व करवा देता हूँ। तो पहले कुछ सिनोनियम्स इसमें आते हैं, जैसे NED में सेम क्राइटेरिया होता है, सिनोनियम्स आते हैं। जैसे एमेल्यूरेट इज़ अ वर्ड, यू हैव टू गिव द सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड, एमेल्यूरेट। इसके लिए एट द एंड ऑफ द लेक्चर काफ़ी सारे वोकेबलरी हैं जो सारे जमा करके लिखे हैं, तो वो आप उसको याद कर लोगे तो अच्छे खासे वोकेबलरी आपकी निकल जाएगी। तो एमेल्यूरेट एक वर्ड है, इसके सिनोनियम बतानी है, इसके सिमिलर वर्ड बताने हैं, अंडरस्टैंड, एलिमिनेट, इम्प्रूव, कन्फाइन। तो एमेल्यूरेट का मतलब होता है हमारे पास, दिस बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एलिमिनेट। एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो एमेल्यूरेट का की मीनिंग होती है एलिमिनेट, एलिमिनेशन करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट सिनोनियम। जो आपको आया आप बता दें उसको। सेकंड है अबिस्मल। एबिस्मल जो वर्ड है उसकी मीनिंग में 4 है, बॉटमलेस, एडिशन, फैटलिस्ट, वैल्यूएबल। तो एबिस्मल का मतलब होता है यूजलेस, जिसका कोई इस्तेमाल ना हो, जिसका कोई फ़ायदा ना हो, दैट इज़ कॉल्ड एबिस्मल। ये जो नुकसानदा साबित हो, तो उसके लिए हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट है, फैटलिस्ट। तो फैटलिस्ट मीन्स जो नुकसानदा हो, जो आपके लिए नुकसानदा साबित हो, दैट इज़ फैटलिस्ट। थर्ड है ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट इस के मतलब होते हैं चापलूसी करना। चापलूसी करना मतलब फ्लैटरी, फ्लैटरी करना, मस्का लगाना, दैट इज़ फ्लैटरी। तो ब्लैंडिशमेंट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो D है, दैट इज़ फ्लैटरी, चापलूसी करना। ठीक है। नेक्स्ट ब्रोशर। तो ब्रोशर जैसा आपने देखा होगा कि स्कूल, कोचिंग, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के ब्रोशर मिल रहे होते हैं। तो ब्रोशर किसको कहते हैं? ब्रोशर पम्फलेट को कहते हैं। यस, तो जो पम्फलेट्स मिल रहे होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उनको ब्रोशर्स और पम्फलेट्स दोनों कहा जा सकता है। तो दीज आर सिनोनियम्स, सेम मीनिंग्स हैं। ठीक है। फ्लायर भी उसी को कहते हैं, FLYER। यस, हम उसको फ्लायर भी कह सकते हैं। ठीक है। द फ्लायर एंड पम्फलेट आर सेम। नेक्स्ट एंटोनियम भी देखो 5 आ गए हमारे पास सिनोनियम, और 5 हमसे आस्क करेंगे क्या? एंटोनियम। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स वर्ड अपोजिट्स, द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड। ठीक है। उलट, मुतजाद, ज़िद लिखना है। तो एक्रीमोनस, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है मतलब तकलीफ़ देने वाला,
जो तकलीफ दे, एक्रीमोनियस। अब इसका उलट क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो सुकून दे। तो सुकून देने के लिए कौन सा वर्ड होता है चारों में से, बी, सूदिंग। सूदिंग का मतलब होता है सुकून देना, ठीक है। तो एक्रीमिनस का एंटोनिम है सूदिंग। सूदिंग मतलब सुकून देना, कंफर्ट करना किसी को, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आर्च टाइप या आर्कीटाइप। आर्कीटाइप एक वर्ड होता है, इसके मतलब होता है ओरिजिनल। आर्कीटाइप का जो सिनोनियम है, इसकी मीनिंग है, इसके मतलब होता है ओरिजिनल, समथिंग विच इज़ ओरिजिनल। ओरिजिनल का उलट क्या हो सकता है भाई, कॉपी। तो कॉपी इज़ द एंटोनियम ऑफ आर्कीटाइप, ठीक है। जो कॉपी हो मतलब नकल किया हो आपने किसी का, तो दैट इज़ द एंटोनियम ऑफ आर्कीटाइप। नेक्स्ट है बेलिजरेंट। सो बेलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाकू, ठट्टा करने वाला, फसाद करने वाला, वॉरियर, द वन हु फाइट्स, दैट इज़ बेलिजरेंट। अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, पीसफुल, जो पुरअमन हो। तो बेलिजरेंट मतलब लड़ाकू, इसका एंटोनिम, इसकी ज़िद बन जाएगी पीसफुल मतलब पुरअमन, ठीक है। बस्टल, तो हस्टल एंड बस्टल एक बड़ा मशहूर वर्ड होता है, चहल पहल जिसको हम कहते हैं। तो बस्टल मतलब अफरा तफरी मची हो, दौड़ भाग लगी हो, तो दैट इज़ बस्टल। अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, जब कोई चीज़ बिल्कुल स्थिर हो, मतलब जो कोई चीज़ बिल्कुल रेस्ट में हो। हाँ, यस, क्वाइट हो सकता है, डी क्वाइट, क्योंकि बस्टल मतलब शोरोगुल भी के मायने में भी आ सकता है। तो क्वाइट मतलब खामोशी, जिसमें खामोशी हो, क्वाइट हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैजोल। कैजोल मतलब होता है दोस्ती करना, सोशलेबल होना, फ्रेंडली नेचर, दैट इज़ कैजोल। अब इसका रिवर्स हो जाएगा दुश्मनी करना, ठीक है। दुश्मनी करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यस, एंटेगोनाइज, बी ऑप्शन। आपको पता है एंटेगोनिस्ट को हम कहते हैं विलन या नेगेटिव कैरेक्टर, दैट इज़ एंटेगोनिस्ट, जैसे एंटेगोनाइज निकला है। तो कैजोल का जो एंटोनिम है, कैजोल मतलब दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, और एंटेगोनाइज मतलब दुश्मनी करना किसी से, एंटेगोनिस्ट बनाना मतलब विलन बनाना किसी को, ठीक है। तो दीज आर द एंटोनिम्स। 5 सिनोनियम आए और 5 एंटोनियम आए। उसके बाद 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या आएंगे, स्पोर्टिंग एरर आएंगे। 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम, 10 नंबर आ गए। अब 5 आपके पास आएंगे स्पोर्टिंग एरर्स। स्पोर्टिंग एरर में सारे वो लास्ट टाइम तो हमने किया था ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसमें देखिए सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आते हैं, जो पिछली क्लास में हमने इंग्लिश में डिस्कस किया था लास्ट वीक। देयर हैव बीन हैवी रेनफॉल यस्टरडे, हैव भी नहीं हो सकता, तो ये होना चाहिए देयर हैज़ बीन। स्पॉट करना एरर को, एरर अंडरलाइन पार्ट में कौन सा गलत है, तो ये हैव भी नहीं होना चाहिए। देयर हैज़ बीन हैवी रेनफॉल यस्टरडे, क्योंकि हैवी रेनफॉल सिंगुलर है ना, हैज़ सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हैज़। यस, यहाँ पर एक और इशू है कि यहाँ पर इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पर वर्ब की भी मिस्टेक है। देयर शुड बी हैड, क्योंकि यस्टरडे आ गया तो पास्ट सिंपल बन गया, कल की बात की जा रही, तो यहाँ पर गलती, फिर से स्पॉट यहीं पे हो रही है, हैड होना चाहिए था। प्रेजेंट में होता तब भी यहीं पर गलती थी। सेकंड है आफ्ताब एज वेल एज हिज क्लास फेलोज आर प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पर है ना क्या होना चाहिए था, एज वेल एज के साथ जब वर्ड आता है तो हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है उसके लास्ट एग्रीमेंट करवाता है। तो आफ्ताब चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ आर के बजाय क्या होना चाहिए था, इज प्लेइंग हॉकी, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही आए हुए। नेक्स्ट है नाइदर दैट हेड कांस्टेबल नॉर अदर पुलिसमैन इज इंजर्ड, आर इंजर्ड, ठीक है। जो कि सेकंड वाले को देखेंगे ये पुलिसमैन होगा, अदर पुलिसमैन, तो यहाँ पर प्लूरल है तो फिर आर हो जाएगा, आर इंजर्ड। क्योंकि नाइदर नॉट जब आता है तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर किया था उसका एक्सेप्शन था केस 1 का। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड, हर पत्ता और हर फूल खुदा की अजमत की निशानी देते हैं। यस, देयर शुड बी प्रोक्लेम्स, इट शुड नॉट बी प्रोक्लेम, इट शुड बी प्रोक्लेम्स। वाई? बिकॉज एवरी का वर्ड जब आ जाता है तो ये सिंगुलर सेंस देता है।
एवरी का वर्ड जब भी आएगा तो इट विल गिव यू अ सिंगुलर सेंस. दैट्स वाई द वर्ड शुड बी प्रोक्लेम्स नॉट प्रोक्लेम, बिकॉज सिंगुलर वर्ब आएगा. ये भी हाँ, प्रोक्लेम का मतलब निशानी बताना, जाहिर करना. 6 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज आएगा बिकॉज मैंने बताया था अमाउंट या डिस्टेंस उसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे. तो दिस शुड बी 6 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है भाई. तो ये सारे आपने देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही आए हुए सारे, जितने भी स्पॉटिंग एरर आए. 5 नंबर यहाँ हो गए, टोटल 15 नंबर हो गए. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. तो दाऊद की इंग्लिश आसान होती है एनईडी के मुकाबले में, मतलब उसकी ज़्यादा मुश्किल होती है एनईडी की इंग्लिश, उसकी खास तौर पर. बट दाऊद के अंदर के चांसेस मुझे नहीं लगता कि हैं. हम कर लेंगे, कर तो हम रहे हैं. एनईडी के लिए तो हमने करना ही था और लाजमी करना चाहिए, दाऊद के लिए भी करना चाहिए. लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक एक टेस्ट नहीं हो जाता हमें कोई उससे एक आइडिया नहीं मिलेगा कि दाऊद के टेस्ट के अंदर एनईडी के एमसीक्यूज रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे. अगरचे वो वेन्यू उसके एनईडी के अंदर ही है. आज था फर्स्ट टेस्ट था दाऊद का आज. हाँ, अभी आज भी नहीं हुआ ना अभी. तो उस वक्त जो फर्स्ट इसका होगा तो जब लीक होंगे एमसीक्यू उससे पता लगेगा कितने दाऊद एनईडी से टकरा रहे हैं. अभी फ़िलहाल वैसे हम ज़रूर करेंगे एनईडी के सारे पेपर्स को, क्योंकि चांसेस तो 50% फिर भी है कि आ जाए. अगर आने लग गया तो 100% चांस हो जाएगा. फिर ज़रूरत ही नहीं कुछ और पढ़ने की, आप डायरेक्ट वही पढ़ो. जिसका लेकिन फर्स्ट डे होगा उसके लिए ज़्यादा मसला है, सेकंड डे वालों के लिए फिर ईजी. दाऊद के टेस्ट कितने डेज़ हो रहा है? 2 दिन हो रहा है, 2 डेज़ में. बच्चे कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते ना, दैट्स. ठीक है, नेक्स्ट है. उसके बाद ब्लैंक्स आते हैं, कुछ 5 नंबर के ब्लैंक्स आएंगे. ठीक है, वो ब्लैंक्स देख लें. डैश शुड नॉट हेट द पुअर, द रिच आर रिच एंड रिच. नो, द रिच should not hate the poor. And what's the reason here of writing the rich here? Because it is an adjective used as a subject या यूज एज अ नाउन कह लें. अगर हम एडजेक्टिव को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं ना तो उससे पहले वी हैव टू यूज दी. रिच इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज़ अ क्वालिटी शोइंग वर्ड, बट हेयर इन दिस केस एडजेक्टिव इज अ नाउन बिकॉज इट इज़ नॉट शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी अदर नाउन. अगर इस तरह से आ जाए ना कि ही इज़ अ रिच बॉय, नाउ दैट रिच इज एडजेक्टिव. वाई? बिकॉज इट इज़ शोइंग द क्वालिटी ऑफ बॉय, बट हेयर रिच इज़ नॉट शोइंग द क्वालिटी. डैश शुड नॉट हेट द पुअर. अब आपको यहाँ से हिंट में मिल जाए कि पुअर आ गया ना, पुअर भी तो एडजेक्टिव है, इससे पहले भी द आया तो रिच से पहले भी द आना चाहिए था. तो द रिच शुड नॉट हेट द पुअर. क्योंकि अगर एडजेक्टिव्स को एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे पहले द लगाएंगे. जैसे द ब्रेव शुड डू जिहाद है ना, द ब्रेव शुड डू जिहाद. इस तरह से हम कह सकते हैं द रिच शुड पे ज़कात. तो इस तरह से हो सकता है. द इंटेलिजेंट शुड टीच. तो जब भी हम एडजेक्टिव को एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे सो वी हैव टू यूज़ आर्टिकल दी बिफोर दिस एडजेक्टिव. क्लियर है? नेक्स्ट, वी टेक डैश एट 8 PM डेली. द ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, नन ऑफ दिस. ब्रेकफास्ट. मील टाइम से पहले कभी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता. वी नेवर यूज एन आर्टिकल बिफोर अ मील टाइम. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, हाई टी, जितने भी आप मील्स एक दिन में आप लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, हाई टी लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, सपर लेते हैं, उनमें से किसी से पहले भी वी डोंट यूज़ आर्टिकल. दैट्स वाई ब्रेकफास्ट. द ब्रेकफास्ट नहीं होगा, आप ब्रेकफास्ट नहीं होगा. क्लियर है? तो बहुत आसान रूल्स हैं ये आर्टिकल के. तो आर्टिकल के बेसिक लेक्चर भी अगर मैं आपको बता दूंगा ना तो ये हो जाएगा, इतना आसान है. द मोर यू वॉक डैश इट इज. बेटर, द बेटर, आ बेटर, मोर बेटर. द बेटर, मोर बेटर तो ऑर्डरली रॉन्ग है, क्योंकि बेटर खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है, मोर की जरूरत ही नहीं उसको. द मोर यू वॉक द बेटर इट इज़. इस तरह के सेंटेंस हमारे पास कहलाते हैं डबल कंपैरेटिव. इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश लैंग्वेज में हम डबल कंपैरेटिव्स कहते हैं. डबल कंपैरेटिव्स हमारा इफ़ इन अ सिंगल सेंटेंस टू कंपैरेटिव
इफ इन अ सिंगल सेंटेंस टू कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। यहाँ देखो मोर आ गया, कंपैरेटिव डिग्री है, मैनी मोर मोस्ट। तो इस तरह से आगे भी क्या आएगा, जैसे आगे आ रहा है बेटर, तो बेटर इज आल्सो ऑन कंपैरेटिव डिग्री। तो हम क्या करेंगे, डबल कंपैरेटिव जब भी आएगा ना सेंटेंस में, दोनों से पहले हमें आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा। तो द मोर यू वॉक द बेटर इट इज़। इस तरह से बहुत सारे पढ़ते हैं ना, द फास्टर यू वॉक द सूनर यू रीच होम, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। बहुत सारे सेंटेंसेस आपने अपने लाइफ टाइम में ऐसे पढ़े होंगे, डबल कंपैरेटिव्स कहते हैं उनको। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत आसान है, इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। डैश हिमालयास लाई इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, द हिमालयास। वाई? बिकॉज हिमालयास इज अ माउंटेन रेंज, सो यू ऑलवेज यूज एन आर्टिकल दी बिफोर माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंज जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं उनसे पहले हमेशा दी लगाया जाता है। ठीक है, जैसे द हिमालयास, द कराकोरम, द हिंदू कश, जितने भी माउंटेन रेंजेस उनसे पहले दी लगाएंगे। बट वी नेवर यूज एन आर्टिकल बिफोर सिंगल माउंटेन। इंडिविजुअल माउंटेन से पहले हम कभी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। इंडिविजुअल माउंटेन से मुराद क्या होगा, लाइक K2। K2 इज़ द बिगेस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। द K2 नहीं कह सकते बिकॉज इट इज़ द सिंगल माउंटेन। इस तरह माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर भी द माउंट एवरेस्ट नहीं कह सकते बिकॉज K2 एंड माउंट एवरेस्ट आर इंडिविजुअल माउंटेन्स। We never use an article before individual mountains, but Himalayas and Karakoram are mountain ranges, पहाड़ी सिलसिले हैं ये, उनके साथ दी लगाया जाता है। क्लियर? तो the Himalayas lie in the north of Pakistan. Today we need dash to advocate for us. आज हमें ज़रूरत है डैश की हमारी रहनुमाई करने के लिए। द कायदे आज़म, कायदे आज़म, आ कायदे आज़म, नॉन ऑफ दिस। द कायदे आज़म। टुडे वी नीड द कायदे आज़म टू एडवोकेट फॉर अस। ठीक है, द कायदे आज़म क्यों? बिकॉज कायदे आज़म इज़ अ टाइटल। कायदे आज़म इज़ अ टाइटल एंड वी ऑलवेज यूज दी बिफोर अ टाइटल। ठीक है, द मादर मिल्लत, द शहीद मिल्लत, द निशान हैदर। तो जब भी हम कोई टाइटल लिखते हैं, सो वी यूज़ दी बिफोर टाइटल। ठीक है, इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं कि हम इसको एक और तरह से भी इसको देख सकते हैं कि देयर अस कॉमन नाउन इज़ यूज एज अ प्रॉपर नाउन, सॉरी अ प्रॉपर नाउन इज़ यूज एज अ कॉमन नाउन। जब भी एक प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो फिर हम दी इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज टू से के शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी एक बहुत बड़े बैट्समैन, पाकिस्तान के हिटर, सब नाम जानते होंगे उनका यकीनन अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो शाहिद अफरीदी तो रिटायर हो गए, मतलब अब नहीं खेलते आईसीसी ना टेस्ट, कोई मतलब ओडीआई टेस्ट कुछ नहीं खेलते। लेकिन अगर आपकी टीम में कोई ऐसा शख्स है, आप मैच खेलते हो और आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है कि वो हर बॉल पे छक्के लगाता है, तो आप कहते हैं कि ही इज़ द शाहिद अफरीदी ऑफ माई टीम, कि ये मेरी टीम का शाहिद अफरीदी है। तो शाहिद अफरीदी तो एक प्रॉपर नाउन था ना, लेकिन आपने उसको कॉमन कर दिया। अब हर इंसान शाहिद अफरीदी हो सकता है जो छक्के मारे। इस तरह से बहुत सारे, अल्लामा इकबाल, अगर कोई बच्चा बहुत सोचते ही रहता है बैठ के, हम बोलते हैं अल्लामा इकबाल है ये, ही इज़ द अल्लामा इकबाल ऑफ माई क्लास, बार वो क्यों करके सोचता रहे। मतलब बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर कोई शायर है आपकी क्लास में, तब बोलते हैं यार गालिब है ये, क्योंकि आपकी क्लास में कोई शायर है, तब बोलते हैं यार क्लास का गालिब है ये हमारे, ही इज़ द गालिब ऑफ माई क्लास। तो गालिब तो एक थे, मर गए, लेकिन हर कोई गालिब हो सकता है जो शायरी लिखे। हिटलर, एडोल्फ हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का प्रेसिडेंट था, है ना, द एडोल्फ हिटलर। लेकिन अब क्लास में अगर कोई हठधर्मी दिखाए ज़्यादा, हम कहते हैं यार हिटलर है ये मेरी क्लास का, यार तुम तो हिटलर बने हो, तो यू आर द हिटलर इन आवर क्लास। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन को कॉमन कर दे रहे हैं, हर कोई आप हिटलर बन सकता है। यहाँ इस तरह से भी है कि आज हमें कायदे-ए-आज़म की ज़रूरत है, तब कायदे-ए-आज़म तो ज़ाहिर सी बात है कब्र से तो नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे बंदे को हम मिसाल कर रहे हैं कि कायदे-ए-आज़म जैसे बंदे की ज़रूरत है, और तो इस लिहाज से भी दा आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल 5 MCQs हो गए। तो अब मेरा तो टोटल 20 हो गए, अब 5 बच गए सिर्फ, और वो 5 क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन, वो पैसेज से आता है। NED में भी सेम ऐसा ही होता है, वो 5 पैसेज से आते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पैसेज वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। जस्ट यू नीड टू रीड द पैसेज एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द पैसेज गिवन। ठीक है, सो इफ़ यू कैन सी देन यू कैन रीड इट। आप इसको पढ़ें पैसेज को।
मैं इसको बंद। तो आपने देखा कि जो हमारे पास पैसेज मौजूद है डिफॉरेस्टेशन के हवाले से, एशियन कंट्रीज़ के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ओल्ड फैशन पे डिफॉरेस्टेशन होती थी, जिसकी वजह ये होती थी कि फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे उसको, और क्रॉप लैंड और फसल उगाने के लिए। यूरोप में एक ज़्यादा डेडली तरीका आया है जिसको जर्मन्स वेल्ड जो है वो वेल्डस्टर्बन कहते हैं, मतलब डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम, और इसको पहली बार एक जर्मन साइंटिस्ट ऑब्जर्व किया था 1980 में, जिसकी वजह से यूरोप में स्वीडन और इटली के अंदर दरख्त जो है वो मरने शुरू हो गए। वजह क्या थी कि इंडस्ट्रीज़ में से जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है, तो उस एयर को प्लांट्स यूज़ करते हैं, ट्रीज इस्तेमाल करते थे, वो मर जाते हैं। तो बेहतर क्या तरीका होना चाहिए यूरोप के अंदर इसको तब्दील करने का कि इस पर ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएँ और ऐसे इंडस्ट्रीज़ कायम किए जाए जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एमिशन कम से कम हो, और ऐसे दरख्त उगाए जाए जो पॉल्यूशन इम्यून हो। ठीक है, क्लियर, 100% परफेक्ट। अब हम पहली तरह से जान चुके इस पैसेज के बारे में। कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या करेक्ट है? देयर इज लेस डैमेज इन एशिया देन यूरोप, more forests are dying in Germany than anywhere else in Europe, a cyclic change in environment is responsible for deforestation, air pollution is the main culprit for destroying Asian forest. करेक्ट क्या है? C, a cyclic change in environment is responsible for deforestation. Yes, C है। D क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एशियन फॉरेस्ट के अंदर एयर पोल्यूशन का मसला नहीं है, यूरोप के अंदर है। मोर फॉरेस्ट आर डाइंग इन जर्मनी देन एनीवेयर नहीं, स्वीडन और इटली में ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। देयर इज़ लेस डैमेज इन एशिया देन इन यूरोप, यूरोप में ज़्यादा डेडली कल्प्रिट है, वहाँ ज़्यादा डैमेज हो रहा है एशिया से ज़्यादा, जो कि वहाँ डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम मौजूद है। तो जो सी जिसने पहचान लिया तो मतलब करेक्ट, तो आपने ठीक कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा। द डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम इज़ अ डिजीज दैट is peculiar to the forest of Asia, has spread rapidly for the forest of Europe, is confined for the forest of Germany, has affected forest all over the world. B है, यूरोप के अंदर ये ज़्यादा मसला है फैला हुआ, तो हैज़ स्प्रेड रैपिडली फॉर द फॉरेस्ट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट is the writer suggests that it is no longer to grow trees in industrialized area, pollution immune trees will absorb toxic emission, all pollution prone trees should be destroyed, it is not possible to grow trees that remain unaffected by pollution. B, pollution immune trees will absorb toxic emission. Yes, ऐसे दरख्त उगाने चाहिए जो इम्यून हो, जो पोल्यूशन को अब्जॉर्ब करें। क्लियर है? नेक्स्ट द राइटर्स अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट डिवास्टेशन इज वन ऑफ टॉलरेंस, इंडिफरेंस, वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी, डिस्पोंडेंसी। सी, वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी तरह से सोचो विचार करके वो तरकीब बता रहे हैं आपको किस तरह से निपटना चाहिए। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त, इंडिफरेंस जिससे को फ़र्क ना पड़े, डिस्पोंडेंसी मायूसी। तो इन सब के बजाय वो एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किस तरह से निपटना चाहिए, तो वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटजी बताई जा रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है जी। सो सेविंग द ट्रीज ऑफ यूरोपियन फॉरेस्ट requires a much bigger budget, appears to be a hopeless task and therefore pointless to undertake, should not be difficult because our advances in experimental result, demands vigilance and punitive measures against those who cut down the trees. A, require a much bigger budget, बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे तब जाकर आप इस पे यूरोपियन फॉरेस्ट को बचा जा पाएंगे। ठीक है, तो देखा आपने कि ये 5 MCQs इसलिए आप यहाँ पर आपने इसको कर लिए। तो ये 25 MCQs हो गए दाऊद के। तो दाऊद की इंग्लिश कंपेरेटिव टू NED आसान ही है, तो अच्छे खासे मतलब 25 नहीं तो 20 नंबर तो आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा वोकेबलरी में शायद मार खा जाओ, वो हर कोई खाता है, बट बाकी जगहों पर मार नहीं खाना चाहिए, ईजी है। क्लियर है?